Assalamu alaikum students. We have discussed definition of ICT and ICT devices and the difference between data and information in Unit 1. Now we are going to study advantages and daily usage of ICT devices. ICT devices जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम कम्युनिकेशन में, मेजरमेंट में और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ICT applications in communication. Print media is a form of communication that is used to spread information in printed form, such as magazines, newspapers, books, flyers, newsletters, and journals. प्रिंट मीडिया जो है वो हमारे पास मैगज़ीन, बुक्स और न्यूज़पेपर्स की फॉर्म में होता है, तो उसके ज़रिए से भी हम अपनी इंफॉर्मेशन या अपना डाटा कम्युनिकेट कर सकते हैं। और दूसरी जो हमारे पास फॉर्म है कम्युनिकेशन की वो है डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया इज़ यूज टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन ऑन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। उसमें आप अपनी आईसीटी डिवाइसेस यूज़ करते हैं जैसे रेडियो, टेलीविज़न, फैक्स, पर्सनल कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, डिजिटल कैमरा, सोशल मीडिया, ई बुक्स, वेब पेजेस, ई न्यूज़पेपर एट्सेट्रा। इसमें बहुत सारी चीज़ें तो आप डेली यूज़ करते रहते होंगे जिसके अंदर पर्सनल कंप्यूटर्स हैं या टेलीविज़न है या फ़ोन है। ई बुक्स और ई न्यूज़पेपर्स वो होती हैं जो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं या आप नेट से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह आईसीटी डिवाइसेस हम कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम आईसीटी एप्लीकेशंस इन मेजरमेंट में हम आईसीटी डिवाइसेस से चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। इसके अंदर डिजिटल एक्सपेरिमेंट है। डिजिटल एक्सपेरिमेंट इज़ अ सीरीज ऑफ प्रोसीजर्स और स्टेप्स दैट यूटिलाइज द कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटेशनल डिज़ाइन टूल्स सच एज डिफरेंट सिमुलेशन टूल्स। सिमुलेशन टूल्स वो होते हैं जिनसे आप अपने किसी भी सिस्टम में फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में उसमें क्या होने वाला है। जैसे आप वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, हम पहले से मौसम की पेशन गोई कर लेते हैं कि मौसम आइंदा आने वाले दिनों में कैसे होगा। और उसके लिए हम जो मॉडर्न आईसीटी डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं उसके ज़रिए हम अपने एटमॉस्फेयर के बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं, लैंड, सी, एयर और सैटेलाइट से हम डाटा कलेक्ट करते हैं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होता है और उससे हम अपने टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत, विंड डायरेक्शन कि हवा की क्या डायरेक्शन होगी, ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी कितनी होगी और एयर प्रेशर वगैरह यूज़ करके मालूम करके हम वेदर फोरकास्ट करते हैं कि मौसम आइंदा कैसा रहेगा। तो इस तरह आईसीटी डिवाइसेस जो हैं वो मेजरमेंट में भी यूज़ होती हैं। आईसीटी एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्रीज, इसमें ये होता है कि वी यूज़ डिफरेंट आईसीटी डिवाइसेस इन प्रोडक्शन एंड कंट्रोल इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। यानी जो आपकी सनतें हैं, आपकी फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर आप आईसीटी डिवाइसेस यूज़ करते हैं जिनसे ना सिर्फ प्रोडक्शन बल्कि बाकी चीज़ें भी कंट्रोल होती हैं। और इसकी एक एग्ज़ाम्पल रोबोट्स हैं। रोबोट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग एंड पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, अर्थ एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन, सर्जरी, रिसर्च एट्सेट्रा। यानी अगर आप फैक्ट्री में रोबोट्स को यूज़ कर रहे हैं तो वो किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में उसको बनाने में इस्तेमाल होता है। उसके बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं उनकी असेंबलिंग यानी उनको जोड़ने में यूज़ होते हैं रोबोट्स। और फिर चीज़ों की पैकिंग में, फिर अगर उनको आपने ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, और इसी तरह से ज़मीन और स्पेस यानी खला में जो भी एक्सप्लोरेशन हो रही हैं, जो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर हो रही हैं, डिस्कवर हो रही हैं, वहाँ पर रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा सर्जरी और रिसर्च में भी आजकल रोबोट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इस तरह से आईसीटी एप्लीकेशंस हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा है जो कि रोबोट्स के थ्रू होती है। स्टूडेंट्स, आपका ये क्वेश्चन भी है आपकी एक्सरसाइज में कि हाउ वी यूज़ आईसीटी डिवाइसेस और एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्रीज, तो ये आप उस क्वेश्चन के आंसर में ये लिख सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईसीटी लेबोरेटरी रूल्स। जो भी लैब्स होती हैं, साइंस लैब हों या कंप्यूटर लैब हों या होम इकोनॉमिक्स लैब हों, उनमें जाने के लिए और उनको यूज़ करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो आईसीटी लेबोरेटरी के रूल्स ये हैं कि यू हैव टू गेट परमिशन टू एंटर आईसीटी लैब। आस्क अ मेंबर ऑफ स्टाफ बिफोर यू गो इन। जब भी आप लैब में एंटर होंगे तो जो भी वहाँ स्टाफ मेंबर मौजूद होंगे आप उनसे परमिशन लेंगे। Number two, keep the lab tidy. You have to keep your laboratory always clean. Use recycling bins, put bag under desk, tidy your desk and tuck chair in. ये सारी चीज़ें हैं जो आप जिनका आपको ख्याल रखना होगा। Number three, turn screen off when asked. Do it immediately the first time of asking. जब भी आप कोई भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो और आपसे अगर कहा जाए कि आप अपने मॉनिटर की स्क्रीन ऑफ कर दें तो आपको उसको फ़ौरन से ऑफ करना होगा पहली दफ़ा में। नंबर फोर, हैंडल आईसीटी इक्विपमेंट विद केयर। जितना भी लैब के अंदर सामान होता है या इक्विपमेंट होता है उसको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना होता है, क्योंकि वो अगर डैमेज हो जाए तो वो काम करना छोड़ देते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते हैं। डू नॉट मूव, अनप्लग, टेक एनीथिंग अपार्ट, डू नॉट चेंज सिस्टम सेटिंग्स। जो भी सिस्टम के ऊपर कंप्यूटर के ऊपर सेटिंग्स हुई हुई होती हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं और आप उनको चेंज नहीं कर सकते। Number five, no food or drink. It smells and can damage devices. फूड और ड्रिंक्स जो हैं वो अलाउ नहीं होते हैं लैब में, किसी भी लैब में, क्योंकि उस उनकी स्मेल से या उनके गिरने से चीज़ों को नुकसान पहुंच सकता है। नंबर सिक्स, सर्व सेफली, विजिट रिलेटेड वेबसाइट्स, रिपोर्ट एनीथिंग वियर्ड। आप जो अगर कोई चीज़ सर्फ कर रहे हैं यानी कि आप उसको सर्च कर रहे हैं नेट पर, तो सिर्फ वही चीज़ें सर्च करें और वही वेबसाइट सर्च करें जो कि आपसे आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जो वियर्ड हो, ऑकवर्ड हो, जो इररेलेवेंट हो, उसके बारे में आप अपने लैब के स्टाफ मेंबर्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। नंबर सेवन, ऑलवेज यूज़ योर ओन अकाउंट। जब भी आप लैब में अपने कंप्यूटर्स पे काम करेंगे तो आप अपने अकाउंट से काम करेंगे। कीप योर पासवर्ड सीक्रेट, और उस अकाउंट का या जो भी ईमेल एड्रेस आप यूज़ कर रहे हैं उसका जो पासवर्ड है उसको आप सीक्रेट रखेंगे और किसी और को नहीं बताएंगे। नंबर एट, लॉग आउट। मेक श्योर द सिस्टम हैज़ लॉग्ड यू ऑफ। जब भी आप अपना काम ख़त्म करेंगे तो आपने अपना अकाउंट या ईमेल एड्रेस यूज़ करके जो भी काम कर रहे होंगे उससे आप लॉग ऑफ करके और फिर उठेंगे और अपने सिस्टम को भी लॉग ऑफ करेंगे। नंबर नाइन, सेव फाइल्स विद सेंसिबल नेम्स। मैनेज योर फाइल्स टू मेक देम ईजी टू फाइंड। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि किस तरह से आप फाइल्स बनाते हैं और फोल्डर्स बनाते हैं और उनको नाम भी देते हैं। तो हमेशा उनको सेंसिबल नाम दें और ऐसे नाम दें जो आपको याद भी रहें और फिर आप उनसे दोबारा उनको फाइंड आउट कर सकें। नंबर टेन, ओनली प्रिंट व्हेन नेसेसरी। अगर आपके पास प्रिंटर की भी सहूलत है और आपको उसकी परमिशन भी है यूज़ करने के लिए तो आप सिर्फ तब उसको यूज़ करेंगे जब ज़रूरी होगा। सेव रिसोर्सेज, प्रिंट प्रीव्यू, यूज़ अप्रोप्रिएट फ़ॉन्ट साइजेस। जो फ़ॉन्ट साइजेस आपको पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, आप वही यूज़ किया करें और हमेशा प्रिंट लेने से पहले उसका एक प्रीव्यू देख लें ताकि जो भी आप चीज़ लें, प्रिंट लें, वो बिल्कुल सही हो और गलत ना हो, ताकि हमारे रिसोर्सेज, हमारा पेपर और हमारे प्रिंटर जो हैं वो ख़राब ना हो और ज़ाया ना हो। Our next topic is the components of a computer. Computers are used everywhere and perform amazing tasks. A computer is a collection of following main components. कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में जो मज़ीद आगे कंपोनेंट्स हैं या पार्ट्स हैं वो हैं इनपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। और इसी तरह से सॉफ्टवेयर के अंदर एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर इज द कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, सिस्टम यूनिट, कंप्यूटर स्क्रीन एट्सेट्रा। इसके बारे में भी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट्स होते हैं जो कि
ट्रांसपोर्टेबल होते हैं, टचेबल होते हैं और आपको दिखाई देते हैं। आप उनको यूज़ कर सकते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, सिस्टम यूनिट वगैरह वगैरह। सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स, set of instructions that are installed on a computer, for example Microsoft Windows, Microsoft Word, 3D Paint, etc. सॉफ्टवेयर जो है वो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर्स के अंदर, या ऐसी एप्स होती हैं जो कंप्यूटर में इंस्टॉल होती हैं और आप उनसे उनको यूज़ करके अपने बहुत सारे काम कर सकते हैं। या वो ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर में यूज़ करके आप उससे अपने सारे काम करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हैं या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जिसको आप एमएस वर्ड भी कहते हैं, जिसमें आप टाइपिंग कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स टाइप करते हैं। इसी तरह 3D पेंट्स हैं जहाँ जाकर आप पेंटिंग कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। Application software helps the user to perform a specific task, such as a word processing software used to prepare documents and gaming software used to entertain. इसमें वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कुछ ख़ास काम करते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, यानी आप पेपर्स, आप अपनी चीज़ें टाइप फॉर्म में ला सकते हैं। इसी तरह गेमिंग सॉफ्टवेयर में ऐसी गेम्स होती हैं जिन्हें खेल कर आप, कंप्यूटर पर खेल कर आप अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं। नंबर 2 है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड enables the application software to run, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ये सॉफ्टवेयर जो है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सीपीयू के अंदर काम करता है। जो आपका सीपीयू होता है उसके अंदर ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आते हैं, यानी पहले से ही मौजूद होते हैं, और ये आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, यानी माउस, कीबोर्ड और इनको कंट्रोल करते हैं। और जो आपने कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे एमएस वर्ड है या 3D पेंट वगैरह हैं वो इंस्टॉल किए हुए हैं, उनको ये इस काबिल बनाते हैं कि वो ठीक तरीके से काम कर सकें। इसकी एक मिसाल है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सीपीयू के अंदर होता है और आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस काबिल बनाता है कि वो सही तरीके से अपना काम कर सके। Hardware components of a computer can be categorized as number one, input devices. सबसे पहले इसमें input devices है। Input devices are used to enter data and instructions into the computer. इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिनके ज़रिए आप अपना डाटा या अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं या उसके अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कीबोर्ड। कीबोर्ड इज़ वन ऑफ द मेन इनपुट डिवाइसेस यूज्ड टू इनपुट लेटर्स, नंबर्स, कैरेक्टर्स एंड गिव कमांड्स टू अ कंप्यूटर। इसके ज़रिए, इस कीबोर्ड आपने देखा होगा, उसके ऊपर बहुत सारी कीज़ होती हैं जिन पर अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं और बहुत सारी कमांड्स होती हैं जिनको यूज़ करके आप अपना डाटा कंप्यूटर के अंदर फीड कर सकते हैं। नंबर 2 माउस है। Mouse helps the user to control the position of the cursor on the screen by pointing on the objects and execute commands by clicking on objects. आप जब कंप्यूटर के साथ माउस को यूज़ करते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर एक कर्सर या एक एरो का निशान देखते हैं, जो कि माउस को मूव करने से वो एरो या वो पॉइंटर भी मूव करता है, और उसके ज़रिए आप चीज़ों को पॉइंट आउट कर सकते हैं, उनको क्लिक कर सकते हैं और कंप्यूटर को बहुत सारी कमांड्स दे सकते हैं। नंबर 3 है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन अलाउज कंप्यूटर यूजर टू इनपुट ऑडियो इन देयर कंप्यूटर। अगर आप अपनी आवाज़ कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप माइक्रोफोन के ज़रिए कर सकते हैं। डिजिटल कैमरा अलाउज यूजर टू टेक फोटोज और वीडियोज दैट कैन बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर। डिजिटल कैमरा से आप तस्वीरें खींच सकते हैं, आप वीडियो बना सकते हैं और फिर उसको भी आप कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं डाटा केबल यूज़ करके। उसके बाद है बायोमेट्रिक डिवाइस। बायोमेट्रिक डिवाइस इज़ यूज्ड फॉर वेरीफाइंग और रिकग्नाइजिंग द आइडेंटिटी ऑफ लिविंग पर्सन विद द हेल्प ऑफ फिंगरप्रिंट्स, फेशियल इमेजेस
आइरिस आई और वॉइस रिकग्निशन। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें किसी भी ह्यूमन बीइंग की, किसी भी इंसान की फिंगरप्रिंट्स यानी उसकी उंगलियों के निशान, फेशियल इमेजेस यानी उसका चेहरा, उसकी आइरिस यानी आँखें और उसकी वॉइस यानी उसकी आवाज़ जो है वो हम इस डिवाइस के अंदर फीड कर लेते हैं और फिर बाद में उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं और मशीन जो है डिवाइस, बायोमेट्रिक डिवाइस उसको वेरीफाई करती है, उसकी तस्दीक करती है कि ये वाकई ही वही शख्स है जिसके फिंगरप्रिंट्स या चेहरे या आंख या आवाज़ पहले से फीड की जा चुकी है। उसके बाद है हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर इज यूज बाय होल्डिंग इन द हैंड। इसको आप हाथ में पकड़कर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप मूव कर सकते हैं ऑन दी ऑब्जेक्ट्स टू कैप्चर इमेजेस। ये आपने इस तरह के हैंड स्कैनर्स जो हैं वो बहुत सारे मॉल्स में या स्टोर्स में देखे होंगे जहाँ पर आप चीज़ें ख़रीदते हैं तो जो भी शॉपकीपर्स होते हैं वो उनके हाथ में ये मशीन होती है, वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर रखते हैं और उसका इमेज जो है वो कंप्यूटर कैप्चर कर लेता है और उसकी प्राइस आ जाती है सामने या जो भी डिटेल्स होती हैं। उसके बाद है फ्लैट बेड स्कैनर। ये फ्लैट होता है बिल्कुल और इसके ऊपर एक ग्लास होता है which is used to capture images from book or other objects for scanning purpose। आप अपनी बुक का कोई भी पेज इस फ्लैट ग्लास के ऊपर रखेंगे और वो स्कैनर उसका इमेज कैप्चर करके और कंप्यूटर को दे देगा, उसमें फीड कर देगा और इस तरह आप अपनी बुक जैसी चीज़ों को यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद है क्यू आर कोड। क्यू आर यानी क्विक रिस्पॉन्स कोड। रीडर इज यूज टू रीड क्यू आर कोड्स फॉर रिट्रीविंग द इंफॉर्मेशन एम्बेडेड इन द कोड। ये ऐसे कोड्स होते हैं जो किसी भी ऐप को या किसी भी ऑब्जेक्ट को दिए जा सकते हैं और फिर ये पहले से आप उस ऐप के साथ ये कंप्यूटर में फीड होते हैं और जैसे ही आप इस कोड को कंप्यूटर के सामने ले आएंगे तो कंप्यूटर उसको रीड करेगा उसको और इस कोड के इसके अंदर जो भी कोड एम्बेडेड होगा यानी इसके अंदर जो भी कोड छुपा हुआ होगा वो उसको रिकग्नाइज करेगा और इस तरह आपकी कोड रिकग्नाइज हो जाएगा। ये इस तरह के कोड आपने देखे होंगे जैसे व्हाट्सएप के साथ होता है, तो इसको हम कहते हैं क्विक रिस्पॉन्स कोड। उसके बाद है डिजिटल सेंसर। Digital sensor is a device used to detect changes in its environment and reacts according to its nature or purpose, for example, motion, light, heat, smoke, voice sensors, etc. ये डिजिटल सेंसर्स जो होते हैं ये आपके माहौल में अगर किसी भी किस्म की तब्दीली हो तो इसको फ़ौरन ही वो डिटेक्ट कर लेते हैं, मालूम कर लेते हैं और फिर उसके मुताबिक रिएक्ट करते हैं। जैसे अगर कोई अनयूजुअल मूवमेंट हो रही हो या लाइट तेज़ हो जाए या कम हो जाए या हीट हो या धुआं आ जाए या किसी भी कोई अजीबो-गरीब किस्म की आवाज़ हो तो ये उसको सेंस कर लेते हैं और फिर इस उसके अकॉर्डिंगली ये रिएक्ट भी करते हैं। जैसे कि अगर किसी खुदा न खास्ता किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो वहाँ पर अगर सेंसर लगा होगा तो वो उसको डिटेक्ट कर लेगा और फिर सायरन बजता है जिससे सबको मालूम हो जाता है कि बिल्डिंग के अंदर कोई इमरजेंसी है। तो दीज वर योर इनपुट डिवाइसेस। Second part of hardware is system unit. The system unit is the case that contains all the electronic components of a computer system like motherboard, power supply, RAM, CPU, microprocessor, hard disk, drive, optional optical drive, etc. ये जो आपके कंप्यूटर के साथ एक टावर टाइप चीज़ होती है जिसको हम सीपीयू भी कहते हैं, ये इसको सिस्टम यूनिट कहा जाता है और इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि मदरबोर्ड है या पावर सप्लाई है, बिजली जो कंप्यूटर के अंदर आती है और फिर वहाँ से सारे जो आपके बाकी इनपुट डिवाइसेस कंट्रोल होती हैं। उसके बाद रैम है, सीपीयू है, हार्ड डिस्क है, ये सारी चीज़ें सिस्टम यूनिट में होती हैं।
मदरबोर्ड जो है, मदरबोर्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। इट होल्ड्स टुगेदर मैनी ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर इंक्लूडिंग द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, memory and connectors for input and output devices। आपके कंप्यूटर के साथ जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं वो मदरबोर्ड से होती हैं। और इसके अलावा ये सीपीयू को भी कंट्रोल करता है, और ये आपकी मेमोरीज को भी, कंप्यूटर की जो रैम होती है और रोम होती हैं उसको भी यही कंट्रोल करता है मदरबोर्ड। यानी अगर ये ख़राब हो जाए तो समझ लें कि आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम ख़राब हो चुका है। तो इसलिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। उसके बाद है रैम। रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी की शॉर्ट फॉर्म है। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर डाटा टू बी प्रोसेस्ड फ्रॉम सीपीयू टेम्परेरीली। यानी अगर आर्जी तौर पर आप कोई भी डाटा अपने कंप्यूटर में रखना चाहते हैं और सीपीयू में उसको प्रोसेस करना चाहते हैं तो उसके लिए रैम होती है। द साइज ऑफ मेमोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंप्यूटर्स फंक्शनैलिटी एंड स्पीड। इसकी रैम की जो मेमोरी का साइज़ है वो बहुत मैटर करता है। अगर साइज़ ज़्यादा होगा तो कंप्यूटर बहुत अच्छे तरीके से अपने काम करेगा और स्पीड के साथ करेगा, और अगर उसका साइज़ कम होगा तो उससे कंप्यूटर के फंक्शन पर असर पड़ेगा। उसके बाद है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको कहा जाता है। It performs all the arithmetic, logical calculations and controls input and output operations। यानी जितने भी मैथ्स के कैलकुलेशंस हैं वो सारी सीपीयू में होती हैं। और उसके बाद ये इनपुट डिवाइसेस जो हैं जैसे कीबोर्ड है या माउस है उसको कंट्रोल करता है। और आउटपुट जितने ऑपरेशंस हैं जो आपकी मॉनिटर की स्क्रीन पर आते हैं या आपके प्रिंटर में आते हैं, वो उन सारे ऑपरेशंस को सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंट्रोल करता है। थर्ड पार्ट ऑफ हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर्स इज स्टोरेज डिवाइसेस। Storage devices are used to store data permanently for future use। ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसमें आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं और ये यहाँ पर परमानेंट होता है, आप इसको फ्यूचर में किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो स्टोरेज डिवाइस है वो है हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसको HDD भी कहा जा सकता है। और इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स होती हैं। They may be an internal or external, acts as main storage device of the computer। ये कंप्यूटर की सबसे अहम स्टोरेज डिवाइसेस हैं। It is used to store and retrieve large amount of information like operating system, program files, etc। यानी आप अपने कंप्यूटर की सिस्टम के अंदर जितनी भी प्रोग्राम फाइल्स हैं, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर, जो भी उसके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जितनी भी आपने उसमें ऐप्स डाउनलोड की हुई हैं, वो सब आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। और इसके अंदर कैपेसिटी होती है उन सब को स्टोर करने की, और आप उसको फिर किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव इज़ अ स्मॉल एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। ये बहुत छोटी सी डिवाइस होती है और ये एक्सटर्नल है। ये कंप्यूटर से बिल्कुल अलग होती है, पोर्टेबल है, यानी आप इसको अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं और इसमें डाटा ले एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इट कैन होल्ड यूजर्स डाटा एंड फाइल्स। These are mostly used to save and transfer data from one computer to another। यानी आप एक कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और आपने उस फ्लैश ड्राइव में या जिसको यूएसबी भी कहा जाता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसके अंदर आप अपना डाटा सेव करके फिर इसको दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। Optical storage is used to read or write data with laser light, for example CD, जिसको compact disc भी कहते हैं, DVD यानी digital versatile disc, and Blu-ray disc। ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि एक्सटर्नल होती हैं, यानी ये भी कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड नहीं होती हैं। आप इनको को एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं। इनमें आप अपना जो भी डाटा है
वो स्टोर करके और फिर इसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें सीडीज़ हैं, डीवीडीज़ हैं, जो आप डेली देखते भी होंगे और यूज़ भी करते होंगे। उसके बाद है मेमोरी कार्ड। अ मेमोरी कार्ड और फ्लैश कार्ड इज़ अ स्मॉल स्टोरेज डिवाइस that is used to store data or information on portable devices such as digital cameras, mobile phones, laptop computers, tablets, PDAs, portable media players, video game consoles, etc. यानी ये छोटे कार्ड की तरह होते हैं या चिप की तरह होते हैं और इनको आप अपने मोबाइल फ़ोन में आपने देखा होगा मोबाइल फ़ोन में ये डलते हैं या डिजिटल कैमरा के अंदर डलते हैं। ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है। जो भी आप अगर इसको आप डिजिटल कैमरा में आपने ये लगाया हुआ है तो जो भी आप पिक्चर खींचेंगे वो इसके अंदर सेव हो जाएगी और फिर आप इस चिप नुमा कार्ड को कहीं भी किसी और डिवाइस में डाल के अपना डाटा वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। Fourth part of our hardware is output devices. Output devices are the devices used to show the results of data processing. जो भी आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी, कमांड्स दी, जो भी डाटा उसको दिया, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा और फिर उसका रिजल्ट आपको आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए दिखाएगा। तो जो पहली आउटपुट डिवाइस है दैट इज़ मॉनिटर और डिस्प्ले स्क्रीन। It is an output device that provides visual display or soft copy of the user's interaction with the computer. आपको जो भी आपका डाटा की प्रोसेसिंग है उसका रिजल्ट आपको आपके मॉनिटर की स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रीन्स अवेलेबल लाइक एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी, लाइट इमिटिंग डियोड्स एंड एसएमडी या सरफेस माउंटेड डिवाइस। ये डिफरेंट किस्म की स्क्रीन्स हैं जो आजकल इस्तेमाल हो रही हैं। तो मॉनिटर जो है वो आपकी पहली आउटपुट डिवाइस है। Second output device is the printer. It is used to get hard copy of output like documents or photos on paper, etc. Different examples of printers are inkjet printers, laser printers and 3D printers. जो भी काम आप कंप्यूटर पे करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं या फ़ोटो है, तो अगर आप उसका प्रिंट किसी पेपर पर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रिंटर की ज़रूरत होती है और ये आपको आपकी हार्ड कॉपी फ्राहम करेगा। इसमें बहुत सारे प्रिंटर्स आते हैं जिसमें इंकजेट, लेज़र प्रिंटर और 3D प्रिंटर्स ये प्रिंटर्स की टाइप्स हैं। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज स्पीकर. It is used to listen the audio or sound from computer, video games, etc. जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर वीडियोस हैं या साउंड्स हैं उनको अगर आप सुनना चाहते हैं तो उसके लिए स्पीकर्स आप यूज़ करेंगे। ये भी आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज़ मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर. It is used to project text, images, videos, and audio content as an output on the wall or screen. ये एक छोटी सी डिवाइस होती है और इसके ज़रिए से आपने जो भी अपने कंप्यूटर में काम किया है वेदर इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोस, ये आपको किसी दीवार पर या किसी बड़ी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करके दिखाएगा, उसको बड़ा करके आपको दिखाएगा। तो ये भी एक हार्डवेयर, ये भी एक हमारी output device है। Next part of hardware is communication devices. Communication devices are used to communicate or exchange data over communication media. यानी अगर आप अपना डाटा या इंफॉर्मेशन किसी दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं, आगे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आप डिवाइसेस यूज़ करेंगे उसमें नंबर 1 है नेटवर्क स्विच. Network switch is a network device that allows communication between devices. It receives message from any device connected to the network and transmits to its destination. यानी ये एक नेट की तरह जिस तरह इंटरनेट काम करता है उसी तरह ये भी काम करता है और ये दो डिवाइसेस के बीच में डाटा जो है उसको कम्युनिकेट करेगा और मैसेज को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचा सकता है। नंबर 2 है रूटर. रूटर इज अ नेटवर्क हार्डवेयर
that forwards data from one network to another, manages uh, best route, controls traffic and keeps the network efficient within the local area. यानी अगर आपके घर में एक डिवाइस है जिस पर इंटरनेट आ रहा है और आप उसके साथ इस रूटर को कनेक्ट कर देंगे, तो उस डिवाइस से, नेटवर्क डिवाइस से इस रूटर के थ्रू आगे आपका नेटवर्क पहुंचेगा और आगे तक काम करेगा उसी विद इन द एरिया, यानी आप उसको दूर तक पहुंचा सकते हैं अपने नेटवर्क को। नेक्स्ट है जी वाईफाई एक्सेस पॉइंट। वाईफाई एक्सेस पॉइंट जो है ये भी एक नेटवर्क डिवाइस है दैट कनेक्ट्स टू अ वायर्ड रूटर एंड अलाउज कम्युनिकेशन डिवाइसेस टू ट्रांसफर डाटा वायरलेसली। इसके साथ ये इंटरनेट की एक नेटवर्क की एक फॉर्म है जो के वायर के साथ कनेक्टेड होता है, और जैसे हमारे घरों में पीटीसीएल के वाईफाई डिवाइसेस यूज़ होती हैं जो कि वायर से होती हैं, आपके टेलीफोन जो लैंडलाइन टेलीफोन है उनके साथ कनेक्टेड होती हैं, और फिर आगे ये नेटवर्क इंटरनेट देती हैं जैसे मोबाइल को या कंप्यूटर्स को या लैपटॉप्स को, और जो वायरलेस डिवाइसेस हैं जैसे मोबाइल हैं तो उनसे ये आगे उन डिवाइसेस तक डाटा कम्युनिकेट कर देती हैं। Bluetooth is a wireless technology for short range wireless interconnection of mobile phones, computer, headphones, speaker, printers and other electronic devices. ब्लूटूथ आपने अपने स्मार्टफोन्स के अंदर देखे होंगे। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें विदाउट यूजिंग एनी वायर आप तार का इस्तेमाल नहीं करते हैं और एक मोबाइल से अपनी डाटा यानी अपनी वीडियोस या पिक्चर्स दूसरे मोबाइल तक शेयर हो जाती हैं, या मोबाइल से कंप्यूटर में शेयर हो जाती हैं, या एक हेडफोन से दूसरे तक, स्पीकर टू स्पीकर या प्रिंटर से। तो इस तरह आप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तक अपनी वीडियोस को ब्लूटूथ के ज़रिए शेयर कर सकते हैं। Next है DSL modem. DSL modem is a device used to connect a computer or router to a telephone line which provides the digital subscriber line service for connectivity to the internet. ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि हमारे PTCL जो हमारे फ़ोन घर में लगे हुए हैं उनके साथ यूज़ हुई भी होती है और उनके साथ कनेक्टेड होती है और उसके थ्रू इंटरनेट हमें प्रोवाइड करती है और इससे हम डाटा शेयर कर सकते हैं। LIFI यानी लाईफाई लाइट फिडेलिटी, ये भी एक ऐसी वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है दैट यूजेस लाइट फॉर डाटा ट्रांसमिशन एट वेरी हाई स्पीड। इसमें लाइट का इस्तेमाल होता है और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इससे भी आप डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं यानी आगे पहुंचा सकते हैं, और ये भी एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। Last topic of unit number 1 ICT is health related issues of using ICT devices. आपने अक्सर सुना होगा कि ICT डिवाइसेस यूज़ करते हुए सेहत पर ये बुरा असर डालती हैं। जैसे बच्चों से कहा जाता है कि वो मोबाइल फ़ोन आँखों से दूर रखकर या एक फासले पर रख कर देखें, इससे उनकी आई साइट इफ़ेक्ट होगी। तो इसी तरह से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं। excessive and wrong use of ICT devices may cause many health risks and mitigations. Some of them are listed below. जो हमारी सेहत पर बुरे असरात पड़ते हैं आईसीटी डिवाइसेस इस्तेमाल करने से या उनके गलत इस्तेमाल करने से या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से, वो ये हैं कि posture related injuries such as injuries of hand due to overuse, back and neck pain, shoulder and arm pain, muscle and joint problem. अगर आपका सिटिंग पॉस्चर सही नहीं होगा वाइल यूजिंग आईसीटी डिवाइसेस, अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और आप सही तरह से बैठे हुए नहीं हैं, झुक कर बैठे हुए हैं, या आपने बैक अपनी बहुत ज़्यादा बेंड कर ली है और इसी तरह से आप एक ही पोस्चर में बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं,
तो आपकी बैक में, नेक में या शोल्डर में या आर्म्स में पेन हो सकता है। Eye strain is caused due to the use of ICT devices for long period of time or by flashing, rapidly changing lights, photosensitive, epileptic। यानी जब आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं या अपना कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उस पे उसकी स्क्रीन से जो लाइट्स और रेज निकलती हैं और वो बहुत तेज़ी से जब उसके अंदर पिक्चर्स चेंज हो रही होती हैं तो उससे आँखों पर स्ट्रेन पड़ता है, दबाव पड़ता है, जिससे आँखों में बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है और आई साइट भी डैमेज हो वीक हो सकती है। Excessive use of computer for playing violent video games may cause aggressive behavior in students। बच्चे जो हैं वो जब ऐसी वीडियो गेम्स देखते हैं या खेलते हैं कंप्यूटर पर जिनके अंदर बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है, एग्रेशन होता है, तो बच्चों के अंदर भी वो बिहेवियर आ जाते हैं जो कि बहुत नुकसानदेह होते हैं उनके लिए। तो इसलिए चाहिए कि जब आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपका सिटिंग पोस्चर बिल्कुल सही होना चाहिए, जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ है। जहाँ ग्रीन कलर का टिक है दैट इज़ द करेक्ट सिटिंग पोस्चर और जहाँ रेड क्रॉस है वो आपका रॉन्ग सिटिंग पोस्चर है। सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग नेचुरल डिज़ास्टर कुदरती आफात होती हैं जैसे ज़लज़ला या सैलाब या इस तरह की कोई डिज़ास्टर हो, आफत हो। To keep us safe during the natural disaster, the following safety tips can prevent injuries। अगर आप कुछ ऐसे हिफाजती तदाबीर या हिफाजती इकदामात कर लेंगे तो उससे हम बहुत ज़्यादा नुकसान से बच सकते हैं। प्रैक्टिस अर्थक्वेक ड्रिल्स एंड एक्सरसाइजेस, स्टॉप, ड्रॉप एंड होल्ड ऑन। यानी अगर आप ज़लज़ला आ गया है तो उसके लिए आप कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज और कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे कम से कम नुकसान हो। रिमेन काम, आप अपने आप को पुरसुकून रखेंगे, पैनिक नहीं होंगे, परेशान या बहुत ज़्यादा घबरा नहीं जाएंगे। स्टैंड अगेंस्ट वॉल नियर द सेंटर ऑफ बिल्डिंग। आप कोशिश करें कि ऐसी सिचुएशन में दीवार के करीब खड़े हों या दीवार के साथ खड़े हों। फायर ड्रिल्स, इवैक्यूएशन प्लान्स, अगर कहीं आग लग जाती है किसी बिल्डिंग में तो वहाँ से कैसे एस्केप करना है, कैसे इवैक्यूएट करना है, एग्जिट करना है या कैसे निकलना है। स्टूडेंट्स शुड नो द साउंड ऑफ फायर अलार्म एंड रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। स्टूडेंट्स को भी मालूम होना चाहिए कि फायर अलार्म्स क्या होते हैं और जब फायर अलार्म्स होंगे तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। कीप फायर एक्सटिंग्विशर इन आईसीटी लैब्स, और हर आईसीटी लैब के अंदर आग बुझाने वाले आलात मौजूद होने चाहिए। एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। जैसे नंबर 1 है आईसीटी स्टैंड्स फॉर, द करेक्ट आंसर इज बी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। Number 2, identify the device through which data and instructions are entered into the computer. Correct answer is A, input device. Likewise, you will do all the MCQs. Next है short response questions. Number 1, define ICT. Number 2, differentiate between data and information with example. आप अपने प्रीवियस लेक्चर में ये 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब आप करेंगे अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। और आप इन सारे रिटर्न वर्क की पिक्चर्स लेंगे और उसे आप सेंड कर देंगे मुझे। ईमेल एड्रेस है आपका cdschool06@gmail.com। इस पर आप मुझे सेंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 भी और 3, 4, 5 भी। ये सारा काम आप करके मुझे सेंड करेंगे और मैं आपको चेक करके वापस ईमेल कर दूंगी। एक्सरसाइज 6 है लेबल द फॉलोइंग पिक्चर्स। यहाँ आपको पिक्चर्स दी गई हैं जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और आप प्रीवियस क्लासेस में भी ये पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में भी आप इन पिक्चर्स को देख भी चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं।
इनको आप लेबल करेंगे और इसकी भी आप पिक्चर बनाएंगे बुक की और मुझे सेंड करेंगे जो ईमेल एड्रेस मैंने आपको बताया है। इसमें आपको सजेशंस भी दी हुई हैं, स्पीकर, माउस, हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, प्रिंटर, सीडी, स्कैनर, डिस्प्ले स्क्रीन, सिस्टम यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं और पिक्चर्स को लेबल कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7 इज आइडेंटिफाई एज इनपुट और आउटपुट डिवाइस। ये आपको डिवाइसेस दी हुई हैं, आपने इनके सामने लिखना है वेदर इट इज़ एन इनपुट डिवाइस और एन आउटपुट डिवाइस। जैसे नंबर ए मॉनिटर है तो इसके सामने आप लिखेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस। Exercise number 8, match the columns. In this exercise, you have been given some pictures and there are their names. You have to match the pictures with their names. और this is the last exercise of unit number 1. आप इसको अपनी book पे करेंगे. You will take its photo and send it to me on the given email address. I'll check all the written work and send you back. जो कॉपी में काम करना है वो क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं वो कॉपी में करने हैं, और ये जो आपके एमसीक्यूज और लेबलिंग है और मैच द कॉलम्स है इनको आप बुक पे करेंगे और पिक्चर्स मुझे सेंड करेंगे ताकि मैं आपकी चेक करके वापस करूँ आपको। थैंक यू।